हेलो बच्चों, मैं अब्दुल करीम एजुकेशन वाला के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, हम इस चैनल के माध्यम से क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक की एसएसटी को पूरी तरीके से कंप्लीट कर रहे हैं। बच्चों, हमने पहला लेक्चर क्लास 9th के ऊपर लिया था, जहां पर हमने हिस्ट्री के पहले चैप्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन को देखा था। उसका एक पार्ट हो चुका था हमारा। उसके बाद बेटा हमने क्लास 7th के पहले चैप्टर को उठाया था, सिविक्स के, जो था हमारा इक्वालिटी। बेटा ये आज उसका दूसरा पार्ट है। आपने पहले पार्ट को बहुत अच्छी तरीके से समझा होगा, ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूँ, और आपकी पढ़ाई में प्रीवियस वीडियो हेल्प भी किया होगा, क्योंकि सिंपल सी बात है, हम पूरी कोशिश ये कर रहे हैं बेटा कि आपको टू द पॉइंट चीजें मिल पाए। ठीक है। और एक चीज और है कि मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि आप इंस्टाग्राम चैनल हमारा एजुकेशन वाला, वहां पे जाकर जरूर जुड़े। वहां पे आपको शॉर्ट्स के माध्यम से, रील्स के माध्यम से टू द पॉइंट चीजें हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं। तो आप एजुकेशन वाला के इंस्टाग्राम हैंडल को भी जाकर जरूर देखें। वहां पे भी आप चीजों को देखकर पढ़ने की कोशिश करें। वहां पे भी चीजें टू द पॉइंट आपको उपलब्ध कराई जा रही हैं। ठीक बेटा, अब हम चलते हैं अपनी इस क्लास पे। सर, हमने तो पिछली क्लास में क्या देखा था? इक्वालिटी को देखा था बेटा। आ जाओ, इक्वालिटी को हमने देखा था। इक्वालिटी में हमने क्या क्या देख लिया था सर? हमने सबसे पहला पॉइंट देखा था सर, इसकी डेफिनेशन को। क्या देखा था बेटा? डेफिनेशन। सर ये डेफिनेशन क्या थी बेटा? बहुत अच्छे तरीके से समझना, हमने डेफिनेशन क्या देखी थी। सर सबसे पहले हमने देखा था इक्वालिटी। इक्वालिटी का मतलब क्या होता है? समानता। इसका मतलब है कि जो भारतीय संविधान है वो सभी को एक समान रूप से देखता है, सभी को एक समान रूप से मान्यता प्रदान करता है, उनकी डिग्निटी की, उनकी गरिमा का सम्मान करता है, उनको अवसर की समानता उपलब्ध कराता है, और डिस्क्रिमिनेशन के आधार पर नहीं करता, भेदभाव के आधार पर नहीं करता बेटा। धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, लिंग के आधार पर, बर्थ प्लेस के आधार पर भारतीय संविधान किसी से किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करता। अच्छा, किसी भी व्यक्ति का आर्थिक बैकग्राउंड, मतलब इकोनॉमिक बैकग्राउंड कुछ भी हो, एजुकेशनल बैकग्राउंड कुछ भी हो, हम इस आधार पर भी किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते। ये हमने देखा था बेटा। उसके बाद बेटा दूसरे पॉइंट में हमने क्या देखा था? दूसरे पॉइंट में हमने देखा था टाइप्स ऑफ इक्वालिटी। सर कितने टाइप्स की इक्वालिटी थी? 4 टाइप्स की इक्वालिटी थी। कितने टाइप्स की बेटा? 4 टाइप्स की। सबसे पहले बेटा हमने क्या देखा था? सोशल इक्वालिटी। सोशल इक्वालिटी में हमने क्या देखा था? सर समाज में रहने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी कास्ट का हो, उसका इकोनॉमिक बैकग्राउंड कुछ भी हो, उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड कुछ भी हो, उसका जेंडर कुछ भी हो। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमने क्या देखा था बेटा? सब उसके राइट्स को उसके राइट को हम प्रोटेक्ट करेंगे, उसके राइट्स का हम संरक्षण करेंगे, जिसके माध्यम से वो अपना ओवरऑल डेवलपमेंट कर पाए। ये क्या था बेटा? हमारा सोशल इक्वालिटी था। दूसरा पॉइंट हमने क्या देखा था? पॉलिटिकल इक्वालिटी। पॉलिटिकल इक्वालिटी मतलब सर हमने ये देखा था यहाँ पर कि वोट डालने का अधिकार हमने दिया था। कोई भी व्यक्ति है, भारत का नागरिक है, 18 वर्ष उसकी आयु हो चुकी है, वो क्या देगा? अपना मत देगा। सर अगर उसकी आयु 21 वर्ष हो चुकी है, वो क्या करेगा? चुनाव प्रक्रिया में भाग लेगा। पॉलिटिकल जो हमारी जो सिस्टम होता है उसमें वो पार्टिसिपेट करेगा। 21 वर्ष की आयु हो चुकी है तो वो चाहेगा वहां पर लोकल बॉडीज के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। उसके आगे 25 वर्ष की हो गई है, वो विधानसभा के चुनाव पर अपना मतलब कि विधानसभा के चुनाव में वो प्रत्याशी के रूप में चुना जा सकता है। अच्छा, उसकी अगर आयु 25 वर्ष की है तो लोकसभा के चुनाव भी लड़ सकता है। हमने ये सारी चीजें लिखी थी यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर हमने एक चीज और देखा था कि भाई आर्टिकल 326 हमें क्या बोलता है कि भाई हमें वोट डालने का अधिकार देता है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की बात यहीं पे की गई है बेटा, बहुत अच्छे तरीके से आप समझना। तीसरा पॉइंट हमने क्या देखा था बेटा? तीसरा देखा था हमने इकोनॉमिक इक्वालिटी। सर जो हमारे देश में जो गरीब और अमीर के बीच जो खाई है, उसे बांटने का काम, उसे कम करने का प्रयास कौन करता है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन करता है। सर इसे भी हमने देखा था। जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र है, जो हमारा रूरल एरिया है, वहां पर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट लाने के लिए, आर्थिक सशक्तिकरण करने के लिए, वहां पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए हमने मनरेगा स्कीम को लॉन्च किया। ये हमने देखा था। उसके बाद हमने देखा था बेटा
लीगल प्रोटेक्शन या फिर लीगल इक्वालिटी, अर्थात यहाँ पर हमने देखा था कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है और सभी व्यक्तियों का कानून सभी व्यक्तियों का समान रूप से संरक्षण करता है। Every person is equal before the law and law is equal protection to the people, है ना। ये चीज हमने देखा था, जो कानून है वो इक्वल प्रोटेक्शन करता है किसका, देश के नागरिकों का, ये हमने देख लिया था। उसके बाद बेटा हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा जो तीसरा वाला पार्ट है, ये तीसरा बेटा इक्वालिटी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सर हमने यहाँ पर बात की थी कि हमारे पास कितने तरीके के फंडामेंटल राइट्स है, देयर आर 6 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। पहला पॉइंट था, अच्छा इसे हमने किस कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया है, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया। अच्छा इसका जो प्रोविजन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है, पार्ट 3 में किया गया है, आर्टिकल 12 से 25 के बीच में किया गया है। कितने फंडामेंटल राइट्स है, 6 फंडामेंटल राइट्स है। पहला क्या है बेटा, समानता का अधिकार। दूसरा क्या है बेटा, स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा क्या है बेटा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा क्या है बेटा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा क्या है बेटा, सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। छठवां क्या है बेटा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। बेटा ये वही संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। आर्टिकल 32 में इसकी बात की गई है और इसे भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। इस पॉइंट को आप याद रखना कि किस आर्टिकल को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है, तो आर्टिकल 32 को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। किसने कहा है, भीमराव अम्बेडकर साहब ने कहा है। ये चीज आपको याद रखना है। इसमें से हमें क्या पढ़ना था बेटा, राइट टू इक्वालिटी। हमें क्या पढ़ना था बेटा, राइट टू इक्वालिटी। अच्छा राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी। अच्छा इसमें टोटल कितने आर्टिकल आते हैं, इसमें टोटल 4 आर्टिकल्स आते हैं। कितने आर्टिकल्स बेटा, 4 आर्टिकल्स। आर्टिकल 14, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17, आर्टिकल 18, सॉरी 5 आर्टिकल्स, सॉरी बेटा बाय मिस्टेक 4 हो गया। 5 आर्टिकल्स आते हैं। कितने आर्टिकल्स हैं, 5 आर्टिकल्स। आर्टिकल 14 क्या बोलता है, विधि के समस्त और विधि का सामान्य संरक्षण, अर्थात जो कानून है, वो जो लॉ है वो सभी के लिए समान है और जो लॉ है वो सभी का समान रूप से प्रोटेक्शन करता है। पहला पॉइंट बेटा ये क्या है बेटा, आर्टिकल 14 था, हमने पढ़ लिया था। आर्टिकल 15 क्या बोलता है बेटा, आर्टिकल 15 बोलता है किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। उसे सार्वजनिक स्थल जैसे स्नान घाट, बस स्टैंड, सामुदायिक भवन पर जाने से नहीं रोका जाएगा। ठीक बेटा, ये पॉइंट हमको याद रखना है। उसके बाद बेटा आर्टिकल 16 है। आर्टिकल 16 क्या बोलता है बेटा, अवसर की समानता। ठीक बेटा, भाई हमारे पास इक्वल अपॉर्चुनिटी होगी कि हम क्या ले सकते, क्या कर सकते बेटा, जो सरकारी सेवाएं हैं, जो गवर्नमेंट जॉब्स है, वहां पर सभी व्यक्ति को समान रूप से अवसर उपलब्ध हो। ये कौन बात करता है बेटा, आर्टिकल 16। आर्टिकल 17 क्या बोलता है बेटा, आर्टिकल 17 बोलता है बेटा अस्पृश्यता का अंत, छूत अंत, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ठीक है बेटा, ये चीज आपको याद रखना है। उसके बाद बेटा हमने आर्टिकल 18 की बात की थी, जहां पर हमने देखा था उपाधियों का एबोलिशन ऑफ द टाइटल्स। ठीक बेटा, ये चीज हमने देखी थी। उसके बाद बेटा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इक्वालिटी। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हमने देखा था कि सरकार जो हमारी गवर्नमेंट है वो किस माध्यम से, वो कौन कौन से तरीके हैं जिसके माध्यम से गवर्नमेंट क्या करने की कोशिश करी, इक्वालिटी स्टेबल करने की कोशिश करी है। सर हमने इसमें 2 टाइप्स देखे थे, एक लॉ के माध्यम से देखा था, दूसरा हमने किस माध्यम से देखा था, दूसरा हमने प्रोग्राम्स के माध्यम से देखा था, दूसरा हमने स्कीम्स के माध्यम से देखा था। बेटा यहीं पे हमने बात की थी आरटीई की, राइट टू एजुकेशन। बेटा हमने यहीं पे बात की थी मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 की, मैटरनिटी लीव की बात की थी। बेटा हमने यहीं पर बात की थी जो हमारे समाज के जो दिव्यांग व्यक्ति है उनके अधिकारों की हमने यहाँ पर बात की थी। बेटा हमने यहीं पर बात की थी इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। बेटा यहाँ पर जेंडर के आधार पर किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। हमने इन सारी चीजों पर बात की थी। अच्छा इसके बाद हमने लॉ के माध्यम से हमने देखी, उसके बाद हम प्रोग्राम्स के माध्यम से देखे थे। सबसे पहला बेटा हमने देखा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दूसरा हमने देखा था स्टार्टअप इंडिया स्टैंड अप इंडिया, तीसरा हमने देखा था बेटा मनरेगा स्कीम। समझ में आ रहा है बेटा, ये सारी स्कीम्स थी जिसके माध्यम से सरकार क्या करने की कोशिश कर रही थी, समाज में
इक्वालिटी स्टेब्लिश करने की कोशिश कर रही थी, समाज में समानता स्थापित करने की कोशिश कर रही थी। बेटा इन सारी बातों, इन सारे चैप्टर्स को हमने प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर चुका था। मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपको ये सारी चीजें रिवाइज हो चुकी होंगी। बेटा कैसा लग रहा है आपको? बेहतरीन मजा आ रहा होगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ तक हमारा पूरा चैप्टर क्या हो गया बेटा, रिवाइज हो गया है, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी। अब हम चलते हैं आगे। अब हमको आज क्या पढ़ना है? सर आज हमको पढ़ना है मिड डे मील। आज हमको क्या पढ़ना है बेटा? मिड डे मील पढ़ना है। आज हमको क्या पढ़ना है बेटा? इश्यूज देखने हैं। विश्व के और देशों में क्या क्या इश्यूज है इक्वालिटी को लेकर, हम उसके ऊपर बात करेंगे। स्ट्रगल ऑफ इक्वालिटी इन इंडिया, हम ये देखेंगे स्ट्रगल कौन कौन से स्ट्रगल किए गए। उसके बाद बेटा ओम प्रकाश वाल्मीकि की स्टोरी देखेंगे और चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी। इसमें से बेटा मैं आपको बता रहा हूँ ओम प्रकाश वाल्मीकि की जो स्टोरी है वो आप पढ़ लीजिएगा बहुत अच्छे तरीके से, और चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी इसको भी आप एक बार देख लीजिएगा। बाकी सारे चैप्टर्स, सारे टॉपिक्स को मैं यहाँ पर कंप्लीट करा दे रहा हूँ। बस 1 मिनट बेटा ना। ठीक है बेटा, अब हमको क्या देखना है बेटा? मिड डे मील स्कीम देखना है। क्या देखना है बेटा? मिड डे मील स्कीम। सबसे पहला पॉइंट, आप किसी भी स्कीम्स को पढ़ते हैं तो सबसे पहला पॉइंट याद रखिए, उसका स्टार्ट कब हुआ है, उसे लॉन्च कब किया गया है। ठीक है बेटा, ये आपको याद रखना है। तो नेशनली से कब लॉन्च किया गया है? इसे लॉन्च किया गया है 1995 में। ठीक है बेटा, और भारत का पहला राज्य कौन सा था जिसने मध्याह्न भोजन कार्यक्रम मिड डे मील स्कीम को इंप्लीमेंट किया अपने स्टेट में? वो राज्य बेटा तमिलनाडु। ये आपको मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, ये जो कि आपको याद रखना है कि तमिलनाडु देश का पहला राज्य था जिसने अपने राज्य में मिड डे मील स्कीम को लॉन्च किया। दूसरा पॉइंट बेटा, 2001 में, बहुत अच्छे से आप मेरी बात सुना, 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने जब इसके पॉजिटिव इंपैक्ट देखे समाज में, सोसाइटी में, तो सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों से कहा, सभी स्टेट गवर्नमेंट्स कहा कि सर आप अपने गवर्नमेंट स्कूल्स पर इस स्कीम को लॉन्च करिए क्योंकि इसके सकारात्मक परिणाम बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। दूसरा पॉइंट बेटा। तीसरा पॉइंट बेटा, ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत इस योजना को रखा गया है। याद रखिए बेटा, शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत हमारा कौन सी स्कीम आती है? मिड डे मील स्कीम आती है। उसके बाद बेटा इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था बेटा कि हम क्या करें, अपने बच्चों के अंदर जो न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन के स्टेटस को ऊंचा करें और स्कूल में अटेंडेंस को बढ़ाए और जो ड्रॉप आउट रेट है उसे कम करें। ठीक बेटा, अगर आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है पूरा पॉइंट आप इसे लिख दीजिए। मिड डे मील स्कीम के बारे में 3-4 और ऑब्जेक्टिव लिख दीजिए। मैं बता रहा हूँ इससे अच्छा आंसर कुछ नहीं हो सकता। सबसे पहला पॉइंट, स्कीम लॉन्च कब हुई है? तो 1995 में हुई है। पहला स्टेट कौन है जिसने इस स्कीम को अपने राज्य में लागू किया? वो है बेटा तमिलनाडु। तीसरा पॉइंट बेटा, सुप्रीम कोर्ट ने कब बोला कि इसे सभी राज्यों को लागू करना चाहिए? तो 2001 में बोला। तीसरा पॉइंट बेटा, ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? तो बेटा ये एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। सर इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे, इसका उद्देश्य क्या था? तो सिंपल सी बात है बेटा, हमारे देश के जो बच्चे हैं उनके अंदर न्यूट्रिशन के स्टेटस को बढ़ाना, उनके अंदर जो कुपोषण की जो स्थिति थी उसे कम करना, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, स्कूल में बच्चों की उपस्थिति को बढ़ावा देना। तीसरा पॉइंट, ड्रॉप आउट रेट को कम करना। समझ में आया बेटा? और ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की स्थिति को सुधारना, यही इस योजना का मुख्य उद्देश्य था बेटा। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम है बेटा। आगे चलते हैं और भी ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखो बेटा, अब देखो बेटा, ये बेनिफिट्स है। अगर आपसे शॉर्ट में पूछे आप उसको लिख दो, अगर ये लॉन्ग में आता है 12 पॉइंट, ये सारे पॉइंट्स आप लिख दो। देखो पहला पॉइंट, इंप्रूव्स न्यूट्रिशनल लेवल अमंग द चिल्ड्रन। बेटा हमें क्या करना है? सुधार करना है, न्यूट्रिशनल लेवल पर उनका सुधार करना है, बच्चों के न्यूट्रिशनल लेवल को सुधार करना है। दूसरा पॉइंट बेटा, बूस्ट स्कूल इन्वॉल्वमेंट। बेटा स्कूल में जो बच्चों का नामांकन है उसको क्या करना है बेटा? बूस्टअप करना है। उसके बाद बेटा स्पेशली अमंग पुअर एंड marginalized community, boost school involvement especially
among poor and marginalized community, मतलब बेटा जो हमारे समाज का जो गरीब तबका है, जो हमारे समाज का वंचित तबका है, उनके जो बच्चे हैं उनकी उपस्थिति को स्कूल में बढ़ाना, यही इस स्कीम का प्रमुख उद्देश्य था बेटा। उसके बाद बेटा इंक्रीज अटेंडेंस, मतलब कि बेटा अटेंडेंस, बच्चों के अटेंडेंस को बढ़ाना। भाई बच्चे हैं वो लालच में खाने आएंगे, स्कूल में आएंगे, किस लालच में कि सर आज तो हमें स्कूल में खाना मिलेगा। इससे क्या होगा बेटा, इस लालच के चक्कर में बच्चे कहाँ जाएंगे, स्कूल में आएंगे। स्कूल जब जाएंगे बेटा तो उनका अटेंडेंस रेट बढ़ेगा और उसके बाद क्या होगा बेटा, ड्रॉप आउट रेट कम होगा, रिड्यूस ड्रॉप आउट रेट, मतलब कि भाई स्कूल जो छोड़ने की दर है बच्चों की वो कम हो जाएगी। इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, ड्रॉप आउट रेट बोलते हैं। और बेटा उनकी अटेंडेंस बढ़ रही है। और इसके बाद बेटा क्या हो रहा है बेटा, promote social equality by encouraging children of all caste and backgrounds to eat together। बेटा सबसे महत्वपूर्ण काम यही है इस योजना का कि ये योजना सबसे पहला काम क्या करती है बेटा, स्कूल जब हम जाते हैं तो वहां पर सभी धर्म, जाति, लिंग के बच्चे हमें वहां पर मिलते हैं। और बेटा जब वो सभी बच्चे एक साथ बैठकर खाना खाएंगे तो सिंपल सी बात है बेटा, ये जो अनटचेबिलिटी की हमारे देश में समस्या है ये कम होगी बेटा। जो जाति की समस्या है ये हमारे देश में कम होगी, जो लैंगिक भेदभाव होता है वो कम होगा। तो बेटा सिंपल सी बात है बेटा, इससे क्या होगा, सोशल इक्वलिटी को बढ़ाएगी, सामाजिक समानता को बढ़ावा मिलेगा, सोशल इक्वलिटी को। ठीक है बेटा, ये सारे बेनिफिट्स है, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम है बेटा ये हमारी। उसके बाद बेटा ये क्या करेंगे बेटा, इंप्रूव्स क्लासरूम कंसंट्रेशन एंड लर्निंग आउटकम। बेटा सिंपल सी बात है बेटा, जब बच्चा अच्छा खाना खाएगा, जब उसे भूख नहीं लगेगी, सिंपल सा बात है बेटा, उसका कंसंट्रेशन पूरी तरीके से कहां पर होगा, क्लास में होगा, और वो अच्छी तरीके से चीज को सीख पाएगा और एक अच्छे व्यक्तित्व के रूप में अपने आप को स्टैब्लिश कर पाएगा और राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दे पाएगा। उसके बाद बेटा रिड्यूस द फाइनेंशियल बर्डन ऑन लो इनकम फैमिलीज। बिल्कुल सही बात है बेटा, जिस परिवार की आय कम है उस परिवार के बच्चों को भी हम स्कूल के माध्यम से जब भोजन उपलब्ध कराते हैं बेटा, तो जो इकोनॉमिक बर्डन उस परिवार पर पड़ता है लंच को लेकर वो नहीं पड़ता बेटा, और बच्चा नियमित रूप से स्कूल आता है और इससे क्या होता है बेटा, उसका सर्वांगीण विकास हो रहा है बेटा स्कूल आने से। ठीक है बेटा, तो फाइनेंशियल बर्डन को भी ये कम कर रहा है। उसके बाद बेटा एक्ट्स एज अ सेफ्टी नेट अगेंस्ट चाइल्ड हंगर एंड माल न्यूट्रिशन। मैंने आपको बताया बेटा जो भुखमरी की स्थिति है उससे भी क्या कर रहा है बेटा, ये हमारे बच्चों की रक्षा कर रही है ये स्कीम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। और उसके बाद बेटा ये क्या कर रहा है बेटा, जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट। बिल्कुल सही बात है बेटा, भाई खाना पकाने के लिए मिड डे मील स्कीम चल रही है, स्कूल में कोई ना कोई व्यक्ति खाना पकाने आएगा बेटा, जब वो खाना पकाने आएगा तो रोजगार उपलब्ध होगा, सिंपल सी बात है बेटा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। इससे एक और पॉइंट बेटा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। और उसमें से भी बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, जो वुमेन्स है, वुमेन्स को क्या मिल रहा है बेटा, रोजगार उपलब्ध हो पा रहा है बेटा। तो ये सारे बेनिफिट्स है बेटा हमारे मिड डे मील स्कीम के। ठीक है बेटा, चलो एक बार और देख ले। ठीक है चलो, मिड डे मील स्कीम है, लॉन्च कब हुई 1995 में। पहला राज्य कौन सा है, तमिलनाडु है। अच्छा 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला भाई सभी राज्य सरकार अपने सरकारी स्कूलों पर इस स्कीम को लॉन्च करने की पूरी तरीके से कोशिश करें। मिनिस्ट्री कौन सी है, मंत्रालय कौन सा है, तो एजुकेशन मिनिस्ट्री है। ऑब्जेक्टिव क्या है बेटा इसका, तो भाई न्यूट्रिशनल स्टेटस को इंप्रूव करना और इनकरेज स्कूल अटेंडेंस, मतलब कि स्कूल में नामांकन की दर को बढ़ावा देना। ठीक बेटा, ये शॉर्ट में आप लिख देना, लॉन्ग में तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे। पहला पॉइंट इंप्रूव न्यूट्रिशनल लेवल अमंग द चिल्ड्रन, पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है बेटा बूस्ट स्कूल एनरोलमेंट, ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट बेटा स्कूल इंक्रीज अटेंडेंस, हमने पिछले वाले में देख लिया है। प्रमोट सोशल इक्वलिटी, सभी जाति धर्म के बच्चे एक साथ बैठकर खाना खाते हैं तो ये क्या करता है बेटा, सोशल इक्वलिटी को प्रमोट करता है। उसके बाद बेटा ये बच्चे की लर्निंग को बढ़ावा देता है। उसके बाद बेटा जिन परिवारों की आय फाइनेंशियल स्थिति अच्छी नहीं है उनमें बर्डन नहीं आने देता है। उसके बाद बेटा जो चाइल्ड हंगर को कम करता है और माल न्यूट्रिशन की जो समस्या है उससे भी हमें निजात दिलाता है।
मतलब कुपोषण की स्थिति में भी सुधार करता है। फिर बेटा ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, इसलिए वुमेन्स को ये क्या देगा बेटा, रोजगार उपलब्ध करा रहा है। अब हम चलते हैं आगे। अब देखो बेटा, ये हमारा पूरी चीज हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है बेटा इश्यूज ऑफ इक्वालिटी इन अदर कंट्रीज। बेटा वो कौन कौन से इश्यू हैं अदर कंट्रीज में, अब हमें वो देखना है। ठीक बेटा, अब बहुत ध्यान से मेरी बातों को समझिएगा। ठीक है बेटा, अब चलो बेटा, अब बेटा यहाँ पर ना विश्व के अनेक देशों में इक्वालिटी थी, अनइक्वालिटी थी, तो वहां पर कैसे इक्वालिटी स्टैब्लिश हुई ये चीज आपको देखना है। पहला पॉइंट है बेटा ग्लोरियस रिवॉल्यूशन। ग्लोरियस रिवॉल्यूशन ये होता है बेटा 1668 में। कहां होता है बेटा, इंग्लैंड में होता है। कहां होता है, इंग्लैंड में होता है। इसमें बेटा ये होता है कि यहाँ पर किसी भी तरीके का रक्त नहीं बहाया जाता, किसी भी तरीके की हिंसा नहीं होती, और यहाँ पर क्या होता है बेटा, सिंपल सी बात है, सत्ता का परिवर्तन हो जाता है इंग्लैंड पर, और इसे ही हम ग्लोरियस क्रांति के रूप में जानते हैं। और बेटा यह विश्व का पहला मॉडर्न डेमोक्रेसी का उदाहरण हमें देखने को मिलता है। और यही पर हमें पहली बार इक्वालिटी की बात की जाती है, राइट टू इक्वालिटी की बात की जाती है, रूल ऑफ लॉ की बात की जाती है। किसकी बेटा, रूल ऑफ लॉ। बस बेटा ये दो चीज आप याद रखो। उसके बाद बेटा यहाँ पर पहली बात यहाँ पर फंडामेंटल राइट की बात की गई थी। किसकी बेटा, फंडामेंटल राइट की। ठीक बेटा, ये चीज आपको याद रखना है बहुत अच्छे तरीके से। तो रूल ऑफ लॉ लागू करने वाला पहला देश कौन सा है विश्व का, तो इंग्लैंड है। ग्लोरियस रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है, तो सिंपल सी बात आपको याद रखना है, इंग्लैंड से है। 1668 में हुई थी। एक विश्व का पहला मॉडर्न डेमोक्रेसी का उदाहरण है, और यही से हमें रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। दूसरा बेटा फ्रेंच रिवॉल्यूशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा, इसे आप क्लास 9 में पढ़ेंगे। क्लास 9 का ये पहला चैप्टर भी है फ्रेंच रिवॉल्यूशन। बेटा ये हुआ था 1789 से 1815 के बाद। बेटा इसमें क्या हुआ था, बेटा वहां एक राजा था जिसका नाम था लुई 16, और वो बार्बन फैमिली से बिलोंग करता था, और बहुत ही निरंकुश शासक था, अत्याचारी शासक था, और वह अपने महल के शान शासक पे ही बिजी था, और उन्हें लड़ाई करने का शौक था। इन सारे कारणों से वो जनता के ऊपर ध्यान नहीं देता था, क्योंकि राजा का काम क्या है बेटा, रोटी कपड़ा मकान और सुरक्षा, किसकी, अपने प्रजा की रक्षा करना, उसके लिए रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था करना। पर बेटा ये जो राजा था ये निरंकुश राजा था, अत्याचारी शासक था, जिस कारण क्या होता है बेटा, वो इन सब चीजों पर ध्यान नहीं देता है, प्रजा की सुरक्षा पर ध्यान नहीं देता, जिस कारण वहां पर क्या होता है बेटा, फ्रेंच रिवॉल्यूशन होता है। और वही से हमें पहली बार इक्वालिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी के कॉन्सेप्ट दिखाई देखने को मिलता है। इक्वालिटी मतलब समानता, लिबर्टी मतलब स्वतंत्रता, फ्रेटर्निटी मतलब बंधुत्व। तो आपको ये चीजें समझ आ रही होंगी फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में, है ना। उसके बाद बेटा यूएसए, द अफ्रीकन अमेरिकन, बेटा एक स्टोरी है, बहुत अच्छे से आप मेरी बात सुनिएगा। बेटा क्या हुआ था, जो अमेरिका था उसने बेटा गुलाम बनाया था, किसे, मतलब अपनी कॉलोनी के रूप में अफ्रीका को क्या बनाया था, गुलाम बनाया था। सिंपल से आप बात समझिए। और ये क्या करता था बेटा, अमेरिका से स्लैब्स लाता था, गुलामों को लाता था अपने यहाँ काम कराने के लिए। ठीक बेटा, अब ये जो अफ्रीका के लोग थे वो अमेरिका में आकर काम करते थे बेटा। बेटा जब ये काम करते थे बेटा, तो जो वहां के मूल निवासी थे, जो नेटिव जो वहां के लोग थे, वो इनके साथ इनइक्वालिटी का बिहेव करते थे। ठीक है बेटा, ये आपको याद रखना है। बेटा इन्हें क्या करते थे, समानता का दर्जा नहीं देते थे। ठीक है बेटा, इनकी डिग्निटी की रिस्पेक्ट नहीं करते थे। ठीक है बेटा, और इनके साथ मतलब कि एक तरीके से बात किया जाए बेटा, इनके साथ शौकिया व्यवहार किया जाता था। ठीक है बेटा, तो इसके खिलाफ बेटा 1950 पे, कब बेटा 1950 पर रिवॉल्यूशन किया जाता है, रिवॉल्यूशन की शुरुआत की जाती है। बस आपको ये याद रखना है। फिर बेटा याद रखना रोसा पार्क्स की एक स्टोरी है। बेटा ये ब्लैक एंड व्हाइट की स्टोरी है, बहुत अच्छे से आप मेरी बात समझिएगा। क्या होता है बेटा, रोसा पार्क्स एक लेडी होती है, और अमेरिका में एक कॉन्सेप्ट था, यहाँ पर रंग भेद की नीति होती थी, ब्लैक एंड व्हाइट की नीति होती थी। यहाँ पे ऐसा कहा जाता था कि सर कोई भी व्यक्ति जो काला है वो सीट पर नहीं बैठेगा, अगर वो सीट पर बैठा है तो क्या करेगा, अपनी सीट जो व्हाइट पर्सन है उन्हें दे देगा। ठीक है बेटा, तो इसी टाइम पर क्या होता है बेटा, जो रोसा पार्क होती है वो काम करते हैं, किसी इंडस्ट्री में जाती है काम करने, और वहां से काम करके आती है, बस पर बैठती है, थकी होती है वो,
और वो अमेरिका मूल की नहीं होती है, बल्कि वो अफ्रीकी मूल की होती है, वो काली होती है, रंग भेद के आधार पर हम उसके डिस्क्रिमिनेशन करते हैं बेटा। ठीक है बेटा। तो क्या होता है कि उन्हें बोला जाता है कि आप सीट छोड़िए, तो वो सीट नहीं छोड़ती है अपनी बस की सीट। इसी कारण वहां पर क्या होता है बेटा, एक रिवोल्यूशन की शुरुआत होती है, और उस रिवोल्यूशन के तहत क्या होता है बेटा, हम वहां के नागरिकों को सिविल राइट्स एक्ट के माध्यम से उन्हें हम कुछ अधिकार प्रदान करते हैं। ये याद रखना है बेटा, 1964 का सिविल राइट एक्ट। ठीक है बेटा। इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए ये आपको याद रखना है बेटा। सबसे पहला पॉइंट आपको क्या याद रखना है, जस्ट मिनट बेटा। सबसे पहला पॉइंट आपको क्या याद रखना है, सबसे पहला पॉइंट बेटा, ये एक्ट कब बना था, बस सिविल राइट का शुरुआत बेटा 1964 में। कब बना बेटा, 1964 में बना था। इज अ लैंडमार्क यूएसए लॉ दैट outlawed discrimination based on race, color, religion, sex और नेशनल ओरिजिन। बेटा हम कलर के आधार पर, रंग के आधार पर, रिलीजन मतलब धर्म के आधार पर, सेक्स मतलब जेंडर के आधार पर, और राष्ट्रीय उत्पत्ति के आधार पर हम किसी भी तरीके से डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। और यहीं से शुरुआत होती है अमेरिकन अफ्रीकन को क्या दिया जाता है बेटा, उनके अधिकारों के संरक्षण की बात की जाती है सिविल राइट्स एक्ट के माध्यम से 1964 पे। दूसरा पॉइंट है बेटा, इट इज सेग्रीगेशन इन पब्लिक प्लेस लाइक स्कूल, रेस्टोरेंट्स एंड थिएटर्स। बेटा भेदभाव को समाप्त किया जाता है पब्लिक प्लेस पर, स्कूल्स पर, रेस्टोरेंट्स पर और थिएटर्स पर। ठीक है बेटा। उसके बाद बेटा जो तीसरा पॉइंट है बेटा, हम क्या करते हैं, एम्प्लॉयमेंट के स्तर पर किसी तरीके से कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इसके लिए हम एम्प्लॉयमेंट कमीशन को स्टेबल करते हैं। द इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कमीशन की स्थापना करते हैं सिविल राइट एक्ट के माध्यम से 1964 के द्वारा। उसके बाद बेटा आपको मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट याद रखना है, इसका साइन किसने किया था, तो उस समय वहां पे प्रेसिडेंट थे, मतलब अमेरिका के प्रेसिडेंट थे लिंडन बी जॉनसन। इन्होंने 2 जुलाई 1964 को 2 जुलाई 1964 को सिविल राइट्स एक्ट पर अपने हस्ताक्षर किए थे। ठीक है बेटा। और मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट बेटा, द एक्ट वाज अ मेजर विक्ट्री फॉर द सिविल राइट मूवमेंट लेड बाय फिगर लाइक मार्टिन लूथर किंग। बेटा मार्टिन लूथर किंग ने वहां पर इस मूवमेंट को चलाया था। मार्टिन लूथर किंग ने वहां के लोगों को डिस्क्रिमिनेशन के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए प्रेरित किया था। इसलिए मार्टिन लूथर किंग की ये बहुत बड़ी जीत थी बेटा। आपको ये सारी चीजें याद रखनी है। ठीक है बेटा। तो यहाँ पे ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। बेटा आपको 2-3 चीजें आपको अपने लेवल से कंप्लीट करनी है। जहां पर आपको पहला टॉपिक कंप्लीट करना है बेटा, वो स्टोरी है ना बेटा, एक स्टोरी कौन सी है बेटा, ओम प्रकाश वाल्मीकि की स्टोरी है, वो आपको कंप्लीट करना है। और दूसरा बेटा आपको याद रखना है चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी। ये 2 टॉपिक आपको कंप्लीट करना है अपने लेवल पर। इससे क्या होगा बेटा, आप इंगेज रह पाएंगे। अच्छा बेटा, अगर आपको कोई समस्या आ रही होगी मुझे समझाने पे, तो आप कमेंट के माध्यम से आप जरूर मुझे बताइएगा, या फिर और भी इसमें क्या सुधार कर सकता हूँ। आपको लगता है कि सर आप यहाँ पर कुछ सुधार कर सकते हैं, तो आप मुझे बताइएगा, मैं सुधार करने की भी पूरी तरीके से कोशिश करूंगा। ठीक है बेटा। हम यहाँ पर इस लेक्चर को कंप्लीट कर चुके हैं। अब मैं आपसे अलविदा लेता हूँ, और ये हमारा दूसरा पार्ट भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। हम एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से 10 मिनट्स के माध्यम से इस पूरे लेक्चर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे हाफ ईयरली एग्जाम के समय पर। ठीक है बेटा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।